गाइस आज हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। और हम इसके साथ देखेंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो इन गेट 2007 देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे क्वेश्चन होता ही है। इस साल भी गेट 2020 में भी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन आया था, और पिछले कुछ सालों में हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही है डेटाबेस में से, ठीक है। तो आज मैं आपको पहला क्वेश्चन इसका गेट 2007 का करवाने वाला हूँ। तो इसमें है क्या गाइस, लेट्स से देयर आर 2 शेड्यूल्स, ओके। सो इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2 एंड सेम गोज विद S2 T1 एंड T2, okay. So in both the transactions, in both the schedules, there are different transactions, different instructions of each transaction are given. सबसे पहले read X, I am taking from here. So read X, and then again we have read Y, and then read X, and again I think read Y, then write Y, and then we have write X. Going for schedule 2 from here. So read X, read X, read Y, write Y, read Y and write X, ओके। अब इन दोनों शेड्यूल्स में से हमसे पूछे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कौन है और कौन रही, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल गाइस होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है, देन वी विल सी सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट 3 केसेस में हो सकता है और एक केस में नहीं हो सकता। अब कौन से केस में नहीं हो सकता? जहां पे रीड है, there is no conflict. Transaction 1 wants to read 1, read A, and transaction 2 also wants to read A. There is no conflict. Point number 2, read A and write A. Okay, why I am taking the same data item? Because then only there will be a conflict. Same time पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस सिमिलर डाटा आइटम को अपडेट करने की कोशिश कर रही हूं, या कोई ट्रांजैक्शन अपडेट करने की कोशिश कर रही है, कोई ट्रांजैक्शन उसे रीड करने की कोशिश कर रही है आफ्टर अपडेशन, बट ऑन द सेम टाइम, देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसीज को हटाने के लिए वी गो विद सीरियलाइजेबिलिटी। बट आगे मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें ये भी आपको समझने को मिलेगा कि सीरियलाइजेबिलिटी का ये मीनिंग नहीं है कि कंसिस्टेंट हो गया हमारा शेड्यूल। लेकिन मैं आपको अभी उस टाइम पे उस जगह पे लेके नहीं जा रहा, बिकॉज अदरवाइज यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड। सो अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन से केसेस हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है देन देयर आर चांसेस to have inconsistency, but according to the acid properties of database, we need a consistent database before a transaction occurs, and after that transaction occurs we need the database consistent. और consistent का मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए पहले मेरे सिस्टम में x plus y is equal to 1000 था, आफ्टर हैपनिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम x to y, मान लीजिए यहाँ से 50 रुपए गए और यहाँ पे 50 रुपए ऐड हो गए, after a transaction x plus y still remains 1000। इसका मीनिंग क्या होगा कि मान लीजिए x में 500 रुपए थे, y में 500 रुपए थे, मैंने एक ट्रांजेक्शन की, 50 रुपए x से निकाल के y में डाल दिए और x में 450 रह गए और y में 550 हो गए, still 550 plus 450 equal to 1000 after the transaction. It means if before the transaction and after the transaction the system is in consistent state, then we can say the system is well equipped with asset properties, otherwise not। सीरियलाइजेबिलिटी कंसिस्टेंसी अचीव करने का एक वे आउट है, बट हम ये नहीं कह सकते
कि सीरियलाइजेबिलिटी सफिशिएंट है, अगर हमने सीरियलाइज कर दिया तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द कॉन्फ्लिक्ट थिंग। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि सबसे पहले वी हैव रीड एंड रीड, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट वेदर इट्स ऑन सेम डाटा आइटम और डिफरेंट डाटा आइटम्स। If there is a read of T1 on A and there is a T2 which is writing on A, there is a conflict. Now, if there is a writing by A and again writing by A, T1 and T2, same data item, two transactions want to write some data or want to update some data or want to delete that data item, then there is a conflict. Read, write, or the converse scenario is writing an A or reading an A. It's same but twisted. There are problems of lost update, there are problems of dirty read, there are problems of various kind of inconsistencies which we need to complete it or finish it before any schedule comes into the system. Why I am saying so, हमारे पास दो तरीके हैं, एक एरर डिटेक्शन होता है, एक एरर करेक्शन होता है, और एक एरर प्रिवेंशन भी होता है, जैसे हम डेडलॉक में प्रिवेंशन करते हैं। एरर डिटेक्ट कब होता है? जब एरर आ जाती है। एरर करेक्शन कब होता है? पहले हम एरर डिटेक्ट करते हैं फिर उसे करेक्ट करते हैं। और एरर प्रिवेंशन क्या होता है कि कोई चीज मेरे सिस्टम में आ रही है, कोई ट्रांजेक्शन मेरे सिस्टम में आ रही है, वो इन प्रोटोकॉल, इन रूल्स को सेटिस्फाई करके आए कि वो एरर आए ही ना, राइट? सो इन तरह के सिस्टम में बेसिक एरर्स कहां से जनरेट होते हैं डाटाबेस में? इन कॉन्फ्लिक्ट से। इन कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है, और हमें इनकंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। वी नीड अ कंसिस्टेंट डाटाबेस। ओके, नाउ हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे कि करीबन कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है कि कहीं ना कहीं सेम डाटा आइटम पे एक राइट इंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी ट्रांजैक्शन उसे रीड करने की कोशिश कर रही है। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, और अब ये राइट कर रहा है। दिस इज अ सीरियल शेड्यूल। दिस इज अ सीरियल शेड्यूल। व्हाई आई एम सेइंग सो? पहले इसने रीड किया, फिर राइट किया, फिर इसने भी, मान लीजिए इसने भी रीड किया और राइट किया। अगर मैं ये रीड ना लिखूं, देन व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ डर्टी रीड। कि T2 ने कुछ भी रीड नहीं किया, डायरेक्टली कुछ ना कुछ राइट कर दिया। राइट करने का मीनिंग क्या होता है कि मैंने मेन मेमोरी में राइट किया, नॉट डेटाबेस। डेटाबेस में मैं तब राइट करता हूं, मेन मेमोरी से डाटा डेटाबेस में, डिस्क में पड़ा होता है डाटाबेस, मेन मेमोरी से डेटाबेस में वैल्यू तब जाती है जब कमिट कर देते हैं। अदरवाइज स्टिल मेन मेमोरी इट इज पार्शियली कमिटेड। अगर कुछ अबॉर्ट होता है तो देयर आर वेरियस थिंग्स, रिकवरेबिलिटी, कास्केटलेसनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट करंटली वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। और सीरियलाइजेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज सीरियलाइजेबल है, एबल, ठीक है। और अगर सीरियलाइज का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले एक ट्रांजेक्शन चलेगी, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन चलेगी, चाहे वो सेम डाटा आइटम पे हो चाहे डिफरेंट डाटा आइटम पे हो। अगर डिफरेंट डाटा आइटम पे हो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब सेम डाटा आइटम पे दो ट्रांजेक्शंस पैरेलली सेम टाइम पे काम कर रही हो और उसे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा उसे चाहे रीड और राइट कर रहा है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन कम से कम उसे अपडेट कर रही है, तो देन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस केस में हमें सीरियल शेड्यूल्स क्या होते हैं? जब एक ट्रांजेक्शन पहले अपना काम करे फिर दूसरे अपना काम करे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब नॉन सीरियल शेड्यूल होते हैं, जैसे कि इस शेड्यूल में दिया हुआ है। नॉन सीरियल का मीनिंग क्या होता है? जब इंटरलिविंग हो रही है ट्रांजेक्शन की। इंटरलिविंग का मीनिंग क्या है? पहले कोई रीड कर रहा है, फिर कोई रीड और राइट कर रहा है, एंड फिर अगेन राइट कर रहा है। दो ट्रांजेक्शंस पैरेलली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, अब मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस बोला है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दो पहले चल रही हैं, फिर किसी और ट्रांजेक्शन में कुछ काम चल रहा है, फिर तीसरे ट्रांजेक्शन में कुछ काम चल रहा है, या फिर दोबारा पैरेलल में फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ गया। काइंड ऑफ अ राउंड रॉबिन मेथड कि हर एक को एक टाइम क्वांटम मिल रहा है, स्टारवेशन नहीं आ रही, कॉन्करेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन पैरेलल सेंस।
हर ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में हमें उसे सीरियलाइजेबल करना, अगर मैं मान लो सिर्फ सीरियल शेड्यूल ही चलाता हूं तो क्या प्रॉब्लम आती है गाइस? तो प्रॉब्लम आती है टाइम की। मान लीजिए देयर आर 10 ट्रांजैक्शन है, देयर इज अ प्रायोरिटी फ्रॉम 1 to 10 कि पहले 1 चलेगी, फिर 2 चलेगी, फिर 3 चलेगी, क्योंकि मुझे सीरियलाइजेबिलिटी चाहिए, क्योंकि मुझे सिस्टम कंसिस्टेंट चाहिए। तो जो 10th वाला है उसको तो मान लीजिए एक T1 को 1 मिनट लगता है, T2 को 1 मिनट, सबको 1 मिनट लगता है, तो T10 को 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। और ऐसे ही मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख ट्रांजेक्शन होती हैं सिस्टम्स में, जो बड़े सिस्टम है लाइक रेलवेज, लाइक एयरलाइंस, जो भी ये टिकट बुकिंग के सिस्टम्स हैं, उनमें मल्टीपल मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो जब इतनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो जो मिलियंस ट्रांजेक्शन होगी, मान लीजिए हर एक को अगर 1 मिनट लगता है तो उसको मिलियन मिनट तक वेट करना पड़ेगा। So I think now you get to know कि why we need non-serial schedules, हमें पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों चाहिए, और पैरेलल जब प्रोसेसिंग है तभी हमें सिस्टम कंसिस्टेंट चाहिए। तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमारे पास ये सीरियलाइजेबिलिटी, कि क्या हम उसे सीरियलाइजेबल बना सकते हैं, किसी शेड्यूल को अगर सीरियलाइजेबल बना सकते हैं तो इट मीन्स इट विल गिव मी अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कंसिस्टेंसी से लेके मैंने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तक आपको मैं लेके गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। अब दिस इज नॉन सीरियल शेड्यूल, कुछ इंस्ट्रक्शन T1 की हो रही है, कुछ इंस्ट्रक्शन T2 की हो रही है। अब हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी देखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस, पहले रीड एक्स हो रहा है, वी विल क्रिएट अ प्रेसिडेंस ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वी विल क्रिएट अ प्रेसिडेंस ग्राफ, और इस प्रेसिडेंस ग्राफ में हम दोनों ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। वी विल गो फॉर S1 फर्स्ट, ठीक है, S1 फर्स्ट। और इस प्रेसिडेंस ग्राफ की काबिलियत ये है कि अगर इसमें साइकिल बनता है तो दैट शेड्यूल, जिस शेड्यूल की सारी ट्रांजैक्शन ले लो, और अगर उस ट्रांजैक्शन में एक साइकिल फॉर्म होता है, मान लीजिए यहाँ पे दो ही ट्रांजैक्शन है, T2 to T1 और T1 to T2, अगर कोई भी साइकिल फॉर्म होता है, देन दैट शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो हम प्रेसिडेंस ग्राफ से इस फॉर्मूले का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, दो चीजों के तरीके से होता है। ये जो प्रेसिडेंस ग्राफ है ना गाइस, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये कहीं जगह अप्लाई होता है, कहीं जगह अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मेथड है, लंबा मेथड जिसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, उससे हर क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा इजीली हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी दिस। तो मान लीजिए T1 और T2 दो नोड्स है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एक्स, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में, सेकंड ट्रांजैक्शन में सॉरी, हमारे पास कोई भी राइट की वैल्यू है जो एक्स पे हो, सेम डेटा आइटम पे हो, नहीं है, तो इट मींस देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, कोई एज नहीं है इनमें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनमें ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ आई विल मूविंग टू सेकंड ट्रांजैक्शन, रीड वाई। रीड वाई में यहाँ पे राइट वाई हो रहा है T2 में, and then there is a conflict, I will create an edge from T1 to T2। ठीक है, कि पहले रीड वाई हो रहा है T1 में, फिर राइट वाई हो रहा है T2 में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तीसरी ट्रांजैक्शन पे आ जाऊंगा, तीसरी इंस्ट्रक्शन ऑफ T2। T2 की पहली है, ओवरऑल तीसरी है। ठीक है, अब मैं रीड एक्स करूंगा और मैं रीड एक्स पे देखूंगा, हाँ जी एक राइट एक्स है T1 पे, इट मीन्स T2 to T1 भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। आगे वैसे मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो गया है, इसका मतलब S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये प्रूव हो गया है। लेकिन अगर आपने देखना है तो हम देख भी सकते हैं। लेट मी टेक अप कि सबसे पहले रीड वाई, यहाँ पे कोई भी T1 में रीड वाई यहाँ पे है, लेकिन T1 में कोई भी रीड वाई या राइट वाई नहीं है, हमें बेसिकली राइट ही देखना है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे राइट वाई है T2 में, T1 में स्टिल देयर इज नो इंस्ट्रक्शन फॉर वाई। ठीक है, सो सिर्फ यही हमारे पास प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा, T1 से T2, T2 से T1 एंड देयर इज अ साइकिल। जब साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल डू द सेम प्रोसेस फॉर S2, T1 एंड T2। T1 में क्या है गाइस, बस सबसे पहले R X है, और T2 में X में कोई भी रीड नहीं हो रहा, राइट नहीं हो रहा, सॉरी। जब राइट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई भी हमारे पास
एज नहीं होगा। नाउ वी विल गो फॉर T2। T2 में क्या है, सबसे पहले रीड एक्स। क्या T1 में कोई एक्स पे राइट हो रहा है? यस देयर इज, इट मीन्स देयर इज एन एज फ्रॉम T2 टू T1। मूविंग ऑन टू आर वाई, क्या कोई कोई राइट वाई हो रहा है T1 में? नहीं हो रहा। तो ये वाला ट्रांजेक्शन हम देख रहे थे गाइस, ठीक है, कोई भी राइट वाई नहीं हो रहा T1 में, इट मीन्स देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। नाउ देयर इज अ राइट वाई from T2 to T1 and there is a read y, so there will be a conflict because एक राइट है, बट T2 से T1 हमने पहले ही एक एज लगा रखा है, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे रीड वाई है, राइट एक्स है, लेकिन T2 में कुछ भी नहीं है आगे, so there will be no conflict। और एक बात और याद रखना, प्रेसिडेंस ग्राफ में हम एक ट्रांजैक्शन, जैसे मैं T1 की बात कर रहा हूँ, T1 के साथ ही मान लीजिए यहाँ भी रीड एक्स है और यहाँ पे भी राइट एक्स है, T1 के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक ट्रांजैक्शन का अपने अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, एक ट्रांजैक्शन का हमेशा दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर सेम डाटा आइटम पे कोई कार्यक्रम हो रहा है अपडेशन का। अपडेशन के अंदर ही मैं डिलीशन को भी काउंट करता हूँ, अपडेशन के अंदर ही राइट प्रोसेस को काउंट करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। इसका मतलब इसमें कोई साइकिल नहीं आया प्रेसिडेंस ग्राफ में S2 के, इट मीन इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो अब हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, बोथ S1 एंड S2 आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल? नो, S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड S2 इज नॉट। ये भी गलत है क्योंकि S1 नहीं है और S2 है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ S1 एंड S2 आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट गाइस। तो दिस वाज द GATE-2007 क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको शुरू से समझाया कि कंसिस्टेंसी हमें क्यों चाहिए और इनकंसिस्टेंसी हमें क्यों नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सीरियलाइजेशन क्या है, सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, एक क्वेश्चन करके दिखाया आपको, ठीक है। और मैंने समझाया कि एक्चुअली हमें नॉन सीरियल शेड्यूल्स क्यों चाहिए, ठीक है। और उसके बाद व्हाट वी वांट इज कि एक्चुअली में सीरियल शेड्यूल्स का हमें बेनिफिट क्या है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। और ये भी बताया कि अगर सीरियलाइजेबल हो, कोई चीज सीरियलाइजेबल है, still we can't say it is consistent. Why? Because there are various occurrences of failures before committing and there are various procedures where a failure can occur at any instruction। मान लीजिए मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूं और एकदम से मेरा सिस्टम बंद हो गया, इट्स अ फेलियर ऑफ दैट प्रोसेस विच इज करंटली रनिंग। तो मुझे कोई ना कोई ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कि जहां पे मैंने काम छोड़ा था वहां से वो डेटा रिकवर हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड रिकवरेबिलिटी। वो भी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं 2 और क्वेश्चन लेके आऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को मैंने छोटा बनाया है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाया है और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो गाइस वी विल टेक अप some other questions also on the same topic. Thank you.